बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मालिक्यूल्स हमने डिटेल से पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये न्यूट्रिएंट्स ये जब हम अपने डाइट में लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं, लेकिन एज सच प्योर फॉर्म में ये हमारी बॉडी ये यूटिलाइज़ नहीं कर पा सकती। हमारी बॉडी सबसे पहले इसको डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्बेबल यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करती है, और एब्जॉर्बेबल यूनिट्स फिर हर इन सब न्यूट्रिएंट्स का इनका इंडिविजुअल मोनोमेरिक यूनिट होता है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स है तो ये तो हम स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में लेते हैं, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसका मोनोमेरिक फॉर्म क्या है? एक इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज या फिर फ्रक्टोज। इसी तरह प्रोटीन्स जो हम लेते हैं तो इंडिविजुअल अमीनो एसिड में बॉडी इसको ब्रेक करती है और वो इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। लिपिड्स अगेन एब्जॉर्ब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में फैटी एसिड्स, और फिर फैटी एसिड उनका ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल में और देन फास्फोलिपिड्स और इस तरह इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, तो फिर जाके ब्लड में एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से आज देखेंगे। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लार्ज एंड कम्प्लेक्स डाइटरी मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इन द जीआईटी। लार्ज एंड कम्प्लेक्स डाइटरी मॉलिक्यूल्स, तो आप लोगों को पता है कि स्टार्च आप लोगों ने देखा था, अमाइलोज इसका एक फॉर्म है, अमाइलोपेक्टिन इसका एक फॉर्म है, ग्लाइकोजन इसका एक फॉर्म है। तो इसमें हमने ये देखा था कि थाउजेंड्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स इकट्ठे होकर ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स को अगर हम देख लें तो थाउजेंड्स इंडिविजुअल अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू लिंक हो के फिर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स बनाते हैं। इसी तरह लिपिड्स आप लोगों ने देखे थे कि किस तरह कम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। कोई फॉस्फोलिपिड्स है, कोई ग्लाइकोलिपिड्स है, कोई अमाइनोलिपिड्स है। तो ये इसी तरह स्टेरिफाइड फॉर्म में ये लिपिड्स पाए जाते हैं। तो इनको इनकी ब्रेकअप के प्रोसेस को सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू मोनोसैकेराइड्स, proteins to the constituent amino acids, and lipids to glycerol, fatty acid, acyl glycerol and cholesterol. फिर ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बॉडी में एब्जॉर्ब कर जाते हैं ब्लड में। Cooking of the food and mastication in the mouth significantly improve the digestibility of food stuff by the enzymes. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जब इनके ऊपर एक्ट करते हैं तो रॉ फूड के ऊपर उन हाइड्रोलिटिक एंजाइम का एक्शन इतना अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कुक फूड। जब हम कुकिंग करते हैं तो फिज़िकली जब हम किसी चीज़ को, मीट को, बीफ को या इसी तरह चीज़ को कुक करते हैं तो क्या होता है, वो सॉफ्ट बन जाता है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव कर जाती है। तो ये क्या है? डाइजेशन का प्रोसेस है। दिस टेबल शोज ऑर्गन्स ऑफ द जीआईटी विद देयर मेजर फंक्शन इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है ये माउथ से शुरू होता है और रेक्टम पे ख़त्म होता है। अब इस थ्रू आउट दिस जीआईटी हर आर्गन उसका एक पार्टिकुलर रोल है इस डाइजेशन में। जिस तरह माउथ को अगर हम देख लें तो इट प्रोड्यूसेस सलाइवा विच कंटेन्स अल्फा अमाइलेज, पार्शल डाइजेशन ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स। अल्फा अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन इट जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ से शुरू कर जाते हैं, क्योंकि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ अल्फा माइलेज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाती है। स्टमक में इट एलाबोरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस विद HCl एंड प्रोटीएसिस, पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट जब स्टमक पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ चूँकि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो और इस एसिडिक एनवायरनमेंट के ऊपर सलाइवरी अमाइलेज एक्ट नहीं कर, वहाँ पे फंक्शनल नहीं होता, तो स्टमक में जाके कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टॉप हो जाती है। इसके मुकाबले में प्रोटीन्स की डाइजेशन, कंसिडरेबल डाइजेशन कहाँ पे होती है? स्टमक में होती है।
पेनक्रियाज आ जाता है, इट रिलीज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मेनी एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर इंटेस्टिनल डाइजेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये पेनक्रियाज ये सिक्रीट करता है। तो ये स्टमक से जब ये एसिडिक कंपोनेंट्स चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट जाके उन एसिडिक कंपोनेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जब वो न्यूट्रलाइज कर जाते हैं तो इंटेस्टाइन में जब पेनक्रियाटिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक लाइपेजेस जब आ जाते हैं तो उनका एक्शन दोबारा शुरू हो जाता है। लीवर इट कंट्रीब्यूट्स टू द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स लीवर प्रोड्यूस करता है और आके गाल ब्लैडर में इसको स्टोर करता है। तो बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स ये क्या लिपिड्स को पर्टिकुलरली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। गाल ब्लैडर इट स्टोर बाइल, लीवर में प्रोड्यूस होता है और गाल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड स्टफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली आके ये न्यूट्रिएंट्स क्या एब्जॉर्ब कर जाते हैं, वहाँ से ये ब्लड का पार्ट बन जाते हैं। एंड लार्ज इंटेस्टाइन मोस्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बैक्टीरियल यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टन नॉन डाइजेस्टेड एंड आर अनएब्जॉर्ब फूड्स। यहाँ पे कुछ अगर नॉन डाइजेस्टेड मटेरियल कुछ रह जाते हैं, फूड स्टफ रह जाता है या अनएब्जॉर्ब फूड रह जाता है, तो बैक्टीरियल यूटिलाइजेशन, वहाँ उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करके उसको अदर प्रोडक्ट्स में, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हम देख लेते हैं द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्स ब्रीफली इन द माउथ एंड लार्जली इन द इंटेस्टाइन। ब्रीफली इन द माउथ, मैंने आप लोगों को बताया कि चूंकि माउथ में क्या सलाइवरी अमाइलेज होता है, तो मास्टिकेशन के दौरान, चीविंग के दौरान जब हम कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कोई फूड लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ फ्रैक्शन उसके ऊपर सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है और उसकी कुछ हाइड्रोलिसिस काज करता है। बट लार्जली दिस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स इन दी इंटेस्टाइन। द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इज कैरिड आउट बाय ए ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल्ड दीज ग्लाइकोसिडेजेस। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि चूँकि ये तो यहाँ सिर्फ 2 यूनिट्स एक डाइसैकेराइड के फॉर्म में दिखाया गया है और ये इस वजह से जस्ट कि आप लोगों को ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नज़र आ जाए। दिस इज़ अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हम लोग तो स्टार्च के फॉर्म में लेंगे ना, या तो अमाइलोज के फॉर्म में लेंगे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में इन कार्बोहाइड्रेट को लेंगे, तो वो उस लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में ये इंडिविजुअल यूनिट किस तरह लिंक्ड है थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यूजुअली इस फॉर्म में ये क्या होते हैं कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो उसको वाटर सॉल्युबल किस तरह बनाया जाता है, बाय द एक्शन ऑफ दीज ग्लाइकोसिडेजेस। ग्लाइकोसिडेज उनके ऊपर एक्ट करके उसकी हाइड्रेशन, इस बॉन्ड की हाइड्रेशन करता है। तो जब ये हाइड्रेशन हो जाता है तो एज अ रिजल्ट ये दिस इज कॉल्ड ऑफन कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। ये वाला प्रोसेस, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब ग्लाइकोसिडेज इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये इंडिविजुअल मोनोमेरिक यूनिट में इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस क्लीवेज को केमिस्ट्री में हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन किसने परफॉर्म किया, ये ग्लाइकोसिडेजेस। डाइजेशन इन द माउथ, कार्बोहाइड्रेट्स are the only nutrients for which the digestion begins in the mouth to a significant extent. ये बात हो चुकी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मास्टिकेशन salivary alpha amylase which is also called tylen acts on starch randomly and cleaves alpha 1,4 glycosidic bonds. सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन जो कि सलाइवा में पाया जाता है, ये एंजाइम क्या रैंडमली कट कर देता है। मतलब एक लॉन्ग चेन होता है कार्बोहाइड्रेट का, उस लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को रैंडमली मीन कि कोई उसके लिए पार्टिकुलर साइट नहीं है। ये नहीं है कि हर 100वें मोनोमेरिक यूनिट के ऊपर जाके ये क्या करेगा, कट लगाएगा, या हर 200वें मोनोसैकेराइड के ऊपर जाके ये क्या करेगा, कट लगाएगा। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि रैंडमली जगह जगह पे उस मॉलिक्यूल को, उस लॉन्ग चेन को क्या कट लगाना शुरू कर देता है। उसके बाद द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इंक्लूड अल्फा लिमिट डेक्सट्रेंस, माल्टोट्राइयोज एंड माल्टोज।
उसकी अल्फ़ा अमाइलेज के एक्शन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये अल्फ़ा अमाइलेज किसके ऊपर एक्ट करेगा? ये स्टार्च के ऊपर फॉर एग्जांपल एक्ट करेगा, ये ग्लाइकोजन के ऊपर फॉर एग्जांपल एक्ट करेगा, ये किसी भी आप पॉलीसेकेराइड कोई भी आपकी डाइट में है, आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है ना। तो उन वो पॉलीसेकेराइड्स का आपको पता है कि उनके फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, या स्टार्च हो सकता है, या ग्लाइकोजन हो सकता है, अमाइलोज हो सकता है, अमाइलोपेक्टिन हो सकते हैं। तो ये अमाइलेज आके या ये टाइलिन एंजाइम आके रेंडमली कट्स लगाते हैं, और कट्स के रिजल्ट्स में जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं तो क्या क्या है उसमें? माल्टोस क्या है? एक डाइसेकेराइड बन जाते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स बन जाते हैं, ठीक है ना, या फिर ट्राइसेकेराइड्स बन जाते हैं। माल्टोट्राइयोज ये एक ट्राइसेकेराइड है, 3 ग्लूकोज यूनिट्स जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की थ्रू लिंक हो तो दैट इज कॉल्ड माल्टोट्राइयोज। माल्टोज में क्या होते हैं? 2 ग्लूकोज यूनिट लिंक होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंक है, जबकि माल्टोट्राइयोज में 3 ग्लूकोज लिंक हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा ओलिगोसेकेराइड्स इस हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज के प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें 10 से 15 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं। या फिर अगेन अल्फ़ा लिमिट डेक्स्ट्रिन, इसको अल्फ़ा लिमिट डेक्स्ट्रिन इस वजह से कहते हैं कि जब हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होती है इन कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये कट 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 करते 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 ना एंड में एक लिमिट, इस वजह से इसको कहते हैं कि एंड में एक 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट का एक ओलिगोसेकेराइड रह जाता है, जिसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की थ्रू मेन ग्लूकोज यूनिट्स अटैच होते हैं, और साइड चेन में जो है ना कभी कभार 1 और मोर अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स भी होते हैं जो कि ब्रांच बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रिन कहते हैं, ठीक है ना, डेक्स्ट्रिन्स या फिर लिमिट डेक्स्ट्रिन इसको उस वजह से कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक पूरी सेकेराइड है जिसमें 100 मोनोसेकेराइड यूनिट्स है, ठीक है ना। तो अमाइलेज के एक्शन के रिजल्ट में वो कट होते 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 एंड में ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रह जाते हैं कि मसलन हर 6 या 7 क्या ग्लूकोज यूनिट का एक ओलिगोसेकेराइड होता है, और उसके साथ एक ब्रांच पॉइंट होता है। क्योंकि ये अल्फ़ा अमाइलेज, ये जो सलाइवरी अल्फ़ा अमाइलेज है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तो कट लगा सकता है, लेकिन अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर ये कट नहीं लगा सकता। और ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा कि वो होते हैं ब्रांच पॉइंट पे, ठीक है ना। अमाइलोज में जो ब्रांचिंग होती है, स्टार्च में जो ब्रांचिंग होती है, ग्लाइकोजन में जो ब्रांचिंग होती है ना, तो ब्रांचिंग का पैटर्न क्या होता है? अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वहाँ भी बना होता है। तो उस अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ये अमाइलेज ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो एंड पे ना इस डाइजेशन के मिक्सचर में क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, जिसमें तकरीबन अबाउट 8 ग्लूकोज यूनिट्स के उनकी लेंथ होती है, और साथ साथ अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड्स भी होते हैं, तो ये एंड पे एक पूरा मिक्सचर रह जाता है। तो ये प्रोडक्ट्स है किस चीज़ का? अमाइलेज के एक्शन का कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, कि जिसमें क्या प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? माल्टोज है, माल्टोट्राइयोज है, आइसोमाल्टोज भी हो सकते हैं, और अल्फ़ा लिमिट डेक्स्ट्रिन भी हो सकते हैं। अब ये यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक माल्टोज है जिसको मैंने बता दिया कि दिस इज सिंपली अ डाइसेकेराइड ग्लूकोज मोनोमर यूनिट जब अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू लिंक कर जाए। दूसरा माल्टोट्राइयोज है जिसमें एक तीसरा ग्लूकोज अगर आ जाए एक ट्राइसेकेराइड बन जाता है। और तीसरी एक चीज़ है आइसोमाल्टोज। तो आइसोमाल्टोज में भी अगेन 2 ग्लूकोज होते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि दे आर लिंक थ्रू अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है ना। माल्टोज में क्या था? अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। आइसोमाल्टोज में क्या है? अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो 3 चीज़ें आ गई यहाँ पे, माल्टोज, माल्टोट्राइयोज एंड आइसोमाल्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन द स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टॉप कर जाती है। माउथ से होते होते जब स्टमक में ये बोलस आ जाता है फूड का, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टॉप कर जाती है। क्यों? क्योंकि द सलाइवरी अमाइलेज इज इनएक्टिवेटेड बाय लो स्टमक पीएच। स्टमक का पीएच स्ट्रांगली एसिडिक पीएच होता है, तो उस एसिडिक पीएच की वजह से सलाइवरी अमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है, एंड डिग्रेडेशन ऑफ द स्टार्च इज स्टॉप। वहाँ पे टेम्पररी कुछ वक्त के लिए, जब तक ये फूड का बोलस, ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता और स्टमक में रहेगा, तब तक
कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टमक में स्टॉप होती है। डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये फूड वाला बोलस स्टमक से होते हुए जाहिर बात है स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा। द एसिडिक डाइटरी कंटेंट ऑफ द स्टमक ऑन रीचिंग स्मॉल इंटेस्टाइन आर न्यूट्रलाइज बाय बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज। अभी थोड़ी देर पहले हमने पेनक्रियाज का फंक्शन देख लिया कि जीआईटी ट्रैक्ट में पेनक्रियाज का काम और भी बहुत सारे एंजाइम रिलीज़ करता है, लेकिन एक उसका फंक्शन सिक्रीशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट पेनक्रियाज जब वो जूस पेनक्रियाटिक जूस के फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है तो वहाँ पे उसकी वजह से वो जो स्टमक से एसिडिक कंपोनेंट एसिडिक फूड गया था एक काइल के फॉर्म में, एक सेमी लिक्विड के फॉर्म में स्टमक से जाता है इंटेस्टाइन में। तो जब इंटेस्टाइन में रीच कर जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी पेनक्रियाटिक जूस उसके रिस्पॉन्स में क्या सिक्रीट हो जाता है। तो उसमें चूंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। वो अब वो स्टमक वाला एसिडिक कंपोनेंट जो कि एक लिक्विड के फॉर्म में जिसको काइल कहा जाता है उसके फॉर्म में जाके एसिडिक था, अब ये क्या न्यूट्रलाइज दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज। द पेनक्रियाटिक अब अमाइलेज एक अनदर अमाइलेज है पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। इट एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड कंटिन्यूज द डाइजेशन प्रोसेस। स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन हो गई थी माउथ में, स्टमक में आके स्टॉप हो गई, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर चला जाता है तो दोबारा शुरू हो गई, लेकिन वहाँ पे अब एंजाइम चेंज हो गया है। यहाँ पे पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज था, वहाँ पे क्या था सलायोरी अल्फा अमाइलेज। अमाइलेज स्पेसिफिकली एक्ट्स ऑन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये बात मैं कर चुका हूँ कि अल्फा अमाइलेजेस जितनी भी है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ब्रेक करता है एंड नट ऑन अल्फा 1,4-1,6 बॉन्ड्स एंड रिलीज डाइसैकराइड्स माल्टोज आइसोमाल्टोज एंड ओलिगोसैकराइड्स। यहाँ पे ये डायग्राम है जिस तरह मैंने बात की है, ये एक अमाइलोपेक्टिन का मॉलिक्यूल है, स्टार्च का मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है, सिंपली यू में से ए पॉलीसैकराइड। तो पॉलीसैकराइड में आपको पता है कि उसके बैकबोन में क्या ये सारे बॉन्ड्स ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं। ब्रांच पॉइंट पे ये वाला जिस तरह है तो ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है ना। इसी तरह गेन जाते जाते यहाँ पे एक नेक्स्ट ब्रांच आ गया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बैकबोन वाले बॉन्ड तो दे आर ब्रोकन आर हाइड्रोलाइज्ड बाय दीज अल्फा अमाइलेजेस, ठीक है ना। ब्रांच पॉइंट पे अब यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा अमाइलेज ने यहाँ कट लगा दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ कट लगा दिया, तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स बन गए, एक ये माल्टोज का प्रोडक्ट बन गया, एक ये फॉर एग्जांपल माल्टोट्राइयोस का प्रोडक्ट बन गया। ये ब्रांच अब रह गया क्योंकि इस ब्रांच के ऊपर क्या अल्फा अमाइलेज एक्ट तो नहीं कर सकता। तो इसी तरह ये एक अगर इसी तरह के एक मॉलिक्यूल हो जिसमें 1000 फॉर एग्जांपल मोनोसैकराइड यूनिट्स हो तो एट द एंड हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे इस तरह के ब्रांच पॉइंट्स के साथ अटैच कुछ ओलिगोसैकराइड्स भी होंगे। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिमिट डेक्स्ट्रिन कहते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट डेक्स्ट्रिन आ गया, लिमिट डेक्स्ट्रिन के साथ माल्टोज जो कि एक डाइसैकराइड है, आइसोमाल्टोज जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और माल्टोट्राइयोस और कुछ ओलिगोसैकराइड्स। तो ये क्या है, डाइजेशन के प्रोडक्ट्स है जब सलायोरी अमाइलेज स्टार्चेस के ऊपर एक्ट करती है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द फाइनल डाइजेशन ऑफ अब हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स फॉर्म से कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म्स में आ चुके हैं, और वो सिंपलर फॉर्म्स कौन कौन से हैं, वो डाइसैकराइड्स है, माल्टोज है, ट्राइसैकराइड है, ट्राई माल्टोज है, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन है जिसमें 6 से 8 तक ग्लूकोज की रेसिड्यूज होते हैं, और उसके अलावा क्या है कुछ ओलिगोसैकराइड्स है। ये डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं। अब उसका क्या, उसकी फाइनल डाइजेशन मोनोसैकराइड में उसको कन्वर्ट करने के लिए दिस प्रोसेस अकर्स एट द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द अपर जेजुनम। अपर जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर जेजुनम वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये रिमेनिंग क्या डाइसैकराइड्स की या ओलिगोसैकराइड्स की डाइजेशन हो जाती है मोनोसैकराइड्स में। दिस इज कैरिड आउट बाय ओलिगोसैकराइडेजेस। यहाँ पे अनदर ग्रुप ऑफ एंजाइम आ गया ओलिगोसैकराइडेजेस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोअमाइलेज acting on amylose and disaccharidases, for example maltase, sucrase and lactase। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में या कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स में अब तक हम
ये नेम सुन चुके हैं, जिसमें एक सलाइवरी अल्फ़ा अमाइलेज है, एक आप लोगों ने पेनक्रियाटिक अल्फ़ा अमाइलेज का नाम देख लिया, एक आप लोगों ने जनरली हमने इसको ग्लूकोसिडेजेस का नाम दिया था। जनरल नाम इसका क्या था? कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स का ग्लूकोसिडेजेस, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब वो ग्लूकोसिडेज एक जनरल टर्म था। अब स्पेसिफिक ग्लूकोसिडेजेस क्या है उसमें आप लोगों ने अल्फ़ा अमाइलेज, सलाइवरी अल्फ़ा अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अल्फ़ा अमाइलेज, इसके अलावा ओलिगोसैकेराइडेजेस, क्योंकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स भी बन गए थे, तो ओलिगोसैकेराइडेजेस। इसके अलावा प्रोडक्ट्स में हमारे पास डाइसैकेराइड्स भी बने थे, तो डाइसैकेराइड्स के लिए फिर डाइसैकेराइडेजेस फॉर एग्जांपल माल्टेज विच विल स्प्लिट माल्टोज, सुक्रेज विल स्प्लिट सुक्रोज, एंड इसी तरह लैक्टेज विल स्प्लिट लैक्टोज। तो ये क्या है? अगेन carbohydrate hydrolyzing enzyme. The enzyme sucrase is capable of hydrolyzing a large quantity of table sugar, sucrose. Sucrase table sugar का breakdown करती है into glucose and then fructose. इसके अलावा lactase, which is also called beta galactosidase, is the rate limiting and consequently the utilization of milk sugar. Lactose is limited in humans. लैक्टेज या बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये लैक्टोस को, जो कि एक डाइसैकेराइड है, मिल्क शुगर है, मिल्क में या डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, उसका ब्रेक डाउन करती है इनटू ग्लूकोज एंड देन गैलेक्टोज। ठीक है ना? तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये सेक्रेज, लैक्टेज या बीटा बेसिकली ये ओपेरान, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेक ओपेरान, जो कि बैक्टीरिया में एक जेनेटिक एक यूनिट है जिसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं उस ओपेरान में, लेक ओपेरान में, लेक जी, लेक वाई एंड देन लेक ए। लेक, उसमें से एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है उस ओपेरान में? लेक जी है। लेक जी क्या बनाता है? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को इनकोड करता है, लेक जी। इसी तरह लेक वाई है, और फिर क्या है? लेक ए है। तो एक उसका लेक जी इनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसी तरह लेक ए की अगर हम बात करें तो ट्रांस एसिटाइलेज को इनकोड करता है। ठीक है ना? और लेक वाई की अगर हम बात करें तो लेक वाई क्या इनकोड करता है? परमिएज एंजाइम। तो ये उस लेक ओपेरान के कंपोनेंट्स है, स्ट्रक्चरल जेनेटिक यूनिट्स है। बहरहाल लैक्टेज सिंपली ये है कि ये क्या, लैक्टोज को, जो कि मिल्क शुगर है, इसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसका एक्सप्रेशन फिर लैक्टेज का या बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन क्या है? ये इंड्यूसिबल चूँकि जीन है, इंडक्शन के दौरान जब हम कोई मसलन लैक्टोज कंटेनिंग डाइट या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसके बाद इसकी जीन की क्या इंडक्शन होती है। इंडक्शन के ऊपर ये वो एक्सप्रेशन होता है जीन का, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना शुरू कर देता है, और जब उसको यूटिलाइज़ कर देता है लैक्टोज को, उसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, फिर ये क्या, इसका लेवल दोबारा ब्लड में कम कर जाता है। तो अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन इस प्रोसेस में, इस लैक्टेज के केस में है। बहरहाल आप लोग इतना ही याद रखें कि लैक्टेज क्या करता है कि इसके लिए सबस्ट्रेट्स लैक्टोज है, ठीक है ना, और उसको कन्वर्ट करता है इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स में, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। यहाँ पे ये डायग्राम आप लोग देख रहे हो कि ओवरऑल अभी तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने जितना भी पढ़ा, तो ये उसका एक ओवरव्यू है कि माउथ में किस तरह स्टार्च के फॉर्म में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज आके डेक्स्ट्रिन, आइसोमाल्टोज, माल्टोज, ठीक है ना, फिर स्टमक में जाके लो पीएच की वजह से वो एक्टिविटी स्टॉप कर जाती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस आ जाता है जिसमें अल्फा अमाइलेज और ग्लूकोअमाइलेज, आइसोमाल्टेज, माल्टेज वगैरह है। तो ये वो सारा प्रोसेस है, डायग्रामेटिक उसका एक ओवरव्यू है, इसको आप लोग रीड कीजिएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। अब हम मोनोसैकेराइड्स तक आ चुके हैं,
ठीक है ना। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अब हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में मोनोसेकेराइड्स बन चुके हैं, मतलब इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स फिर किस फॉर्म में अब बन चुके हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रक्टोज, इस फॉर्म में अब हमारे बॉडी में आ चुके हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज तो आप लोगों ने देखा था कि कहाँ से आया था, माल्टोज से आ गया, तो माल्टोज बन गया था और माल्टोज जब स्प्लिट हो गया तो ग्लूकोज आ गया, माल्टोज के ऊपर जब माल्टेज एक्ट करेगा, ठीक है ना। गैलेक्टोज कहाँ से आएगा, आप लोगों ने देख लिया कि लैक्टोज के ऊपर जब लैक्टेज एक्ट करेगा तो क्या, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। इसी तरह फ्रक्टोज कहाँ से आप लोगों ने देख लिया, सुक्रोज, सुक्रेज एंजाइम है, तो सुक्रेज जब सुक्रोज को स्प्लिट करेगा तो क्या, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज बन जाएगा। तो अब इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड के फॉर्म में हमारे पास ये मोनोसेकेराइड्स आ चुके हैं जिसमें ग्लूकोज है या फिर गैलेक्टोज है या फिर क्या है, फ्रक्टोज है। अब ये इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड अब्जॉर्ब कैसे होंगे, ब्लड में ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एब्जॉर्ब बाय ए सोडियम डिपेंडेंट प्रोसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अगर आपको याद हो, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में हमने एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डिस्कस किया था, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने कुछ ट्रांसपोर्ट की मोड्स डिस्क्राइब किए थे, जिसमें यूनिपोर्टर टाइप था ट्रांसपोर्टेशन था, या फिर सिम्पोर्टर टाइप का ट्रांसपोर्टेशन था, या फिर एंटाईपोर्टर टाइप का ट्रांसपोर्टेशन था। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज की ट्रांसपोर्टेशन, दे आर सोडियम डिपेंडेंट प्रोसेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पर्टिकुलरली ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह होती है, थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वहाँ पे सिम्पोर्टर लगा होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्पोर्टर। मैकेनिज्म उसका क्या है, सिम्पोर्टर वाला ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है। दे आर कैरिड बाय द सेम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन SGLT1, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, and compete for intestinal absorption. Other monosaccharides are absorbed by a carrier mediated diffusion. अदर मोनोसेकेराइड जिसमें आपका गैलेक्टोज है या फिर फ्रक्टोज है, उसके लिए क्या है, कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन है। बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, फ्रक्टोज एंड शुगर अल्कोहल्स आर ओनली एब्जॉर्ब डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, and after a moderately high intake some may remain in the intestinal lumen acting on a substrate for bacterial fermentation. तो ग्लूकोज का तो क्या है, अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए आप लोगों को अगर याद है सोडियम पोटाशियम ATPase हमने देखा था, सोडियम पोटाशियम ATPase। तो ग्लूकोज एग्जैक्टली सेम उसी तरह ये एक्ट करता है कि जब एक सोडियम मॉलिक्यूल इंटरनलाइज हो जाता है इनटू द साइटोसोल ऑफ द सेल, क्योंकि इंटेस्टिनल ल्यूमन में सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो जब एक इंडिविजुअल सोडियम मॉलिक्यूल अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में ल्यूमन से चला जाता है सेल के साइटोसोल में, तो अलोंग दी वे अपने साथ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी क्या इंटरनलाइज कर लेता है साइटोसोल के अंदर, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आप लोग देख लो, ये वाला ये इंटेस्टिनल म्यूकोजल लाइनिंग है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये वाला उसका एक म्यूकोजल लाइनिंग का एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। इस म्यूकोजल लाइनिंग जो कि एपिथेलियल लाइनिंग है इन सेल्स में, ये अब इंडिविजुअल सेल्स है, और उस इंडिविजुअल सेल्स के अराउंड सपोज ये वाला क्रॉस सेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक थोड़ा सा क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अब ये ट्रांसपोर्टर्स लगे हैं, यहाँ पे GLUT5 लिखा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे GLUT2 लिखा हुआ है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे जूम करके जो इन्होंने दिखाया है कि जब सोडियम मॉलिक्यूल ये ल्यूमन में सोडियम मॉलिक्यूल यहाँ पे चूँकि ज़्यादा है, तो जब एक सोडियम मॉलिक्यूल बाहर से साइटोसोल की तरफ आएगा तो अलोंग दी वे अपने साथ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी क्या इंटरनलाइज करेगा, और इस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ये एक चैनल है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे द SGLT1 ट्रांसपोर्टर इज कपल्ड टू द सोडियम पोटाशियम पंप, allowing glucose and galactose to be transported against their concentration gradient.
अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि चूँकि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे विल बी पम्प्ड इनटू द साइटोसोल ऑफ द सेल बाय whom by this sodium potassium pump against their concentration gradient। इसका मतलब ये है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है ना। और एक्टिव प्रोसेस में ये फिर कौन सा प्रोसेस है, दिस इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे एनर्जी अब कहाँ से आती है, एनर्जी आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सोडियम के जब साइटोसोल के अंदर चला जाता है तो वो तो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में चला जाता है, तो वहाँ से जो एनर्जी आती है दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय दिस एटीपीएज एंजाइम, दैट एनर्जी इज यूज बाय दिस एटीपीएस। और वो एटीपीएस क्या करके इस सोडियम पोटाशियम पंप को ऑपरेशनलाइज करके उसके साथ ग्लूकोज को इंटरनलाइज कर देता है। द GLUT5 sodium independent facilitative transporter allows fructose as well as glucose and galactose to be transported with their concentration gradient। ये एंट्री है इस ब्रश बॉर्डर सेल में या इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में ग्लूकोज की एंट्री किस तरह होगी, ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की इस GLUT5 ट्रांसपोर्टर के थ्रू होगी, ठीक है ना। या फिर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की एंट्री किस तरह होगी, इस GTL1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू होगी, जो कि एक सिम्पोर्टर टाइप का क्या है, ट्रांसपोर्टर है। किस चीज़ का, सिम्पोर्टर टाइप का ट्रांसपोर्टर है। और एग्जिट अब यहाँ से, ये तो अब सेल के साइटोसोल इंटेस्टिनल ल्यूमन के सेल में आ गया ना, उसके साइटोसोल में आ गया। अब यहाँ से ये सेल अब लिंक करेगा किससे, कैपिलरीज, पोर्टर सर्कुलेशन को अब लिंक किसने होना है, ब्लड के साथ अब इसने लिंक होना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से चूंकि अब एग्जिट भी इसने होना है, अब जब ल्यूमन से बहुत सारे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स सेल के साइटोसोल में आएंगे, ठीक है ना, तो साइटोसोल से अब तो इसने एग्जिट भी होना है ब्लड में, क्योंकि जब तक ये ब्लड में नहीं रीच करेंगे तो तब तक तो ये इसका मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ से एग्जिट किसकी थ्रू होगा, GLUT2 ट्रांसपोर्टर की थ्रू होगा। एग्जिट फ्रॉम द सेल फॉर ऑल द शुगर इज वेयर द GLUT2 फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे ग्लट्स की अगर हम थोड़ी सी बात करें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की, तो 4 मेजर ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 आर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। 4 मेजर क्लासेस है या ग्रुप्स है इन ग्लट्स की, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की। इसमें से क्लास 1 की अगर हम बात करें, क्लास 1 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर GLUT1। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी के अंदर BBB हम उसको कहते हैं, ब्रेन में या फिर ब्लड में पर्टिकुलरली आरबीसीज में ब्रेन के ऊपर जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर लगे हैं क्लास 1 टाइप की है। ब्रेन में या न्यूरॉन्स में हमारे जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है वो टाइप 1 के है। या फिर बेबी फीटस जब एक उसके अंदर होता है, मदर के जब अभी डेवलपिंग एक फीटस है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के दौरान, तो फीटस को इन ग्लूकोज की सप्लाई किस तरह होती है, वहाँ पे प्लेसेंटा में क्या ये लगे होते हैं टाइप 1। तो 3 तरह के यहाँ की इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 2 ग्लट्स को अगर हम देख लें तो क्लास 2 ग्लट्स उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, किडनीज में, लीवर में और पेनक्रियाज में। किडनीज, लीवर एंड देन पेनक्रियाज, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। इसी तरह क्लास 3 को अगर हम देख लें तो क्लास 3 अगेन प्लेसेंटा या फिर न्यूरॉन्स या फिर किडनीज। कहाँ पे, प्लेसेंटा, न्यूरॉन, किडनीज। या फिर क्लास 4 अगर हम ग्लट्स उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, पर्टिकुलरली मसल्स में या फिर एडिपोज टिश्यूज में, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट इस तरह इन ग्लट्स की कुछ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी भी डिटेल्स हम बाद में जाके मेटाबॉलिज्म में भी आप लोगों को बताऊंगा कि इन ग्लट्स की का सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह क्यों है, तो वहाँ पे जाके इसकी डिटेल्स बारे में बताऊंगा। लेकिन ये क्या है, एंट्री जितनी भी है वो GLUT5 ट्रांसपोर्टर के थ्रू है और एग्जिट जितना भी है वो GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू है। और मैकेनिज्म इसके लिए ग्लूकोज के लिए क्या है एंट्री का, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके अंदर फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, सिम्पोर्टर टाइप की का ट्रांसपोर्ट है।
इंसुलिन रिसेप्टर्स एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। अब इस ग्लूकोज के इंटरनलाइजेशन के साथ इन ग्लट्स के साथ इंसुलिन रिसेप्टर्स का भी एक बड़ा ही क्लोज लिंक है। टू इनिशिएट इट्स इफेक्ट्स ऑन द टारगेट टिश्यूज, इंसुलिन बाइंड्स टू एंड एक्टिवेट्स ए मेम्ब्रेन रिसेप्टर। चूँकि अब हम लोग मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स या सेल सरफेस रिसेप्टर्स को डिटेल से पढ़ चुके हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख चुके हैं। वो या तो केमिकली गेटेड आयोनिक चैनल्स होंगे या एंजाइमिक चैनल्स होंगे या फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होंगे। तो इंसुलिन के रिसेप्टर पार्टिकुलरली इट एक्ट्स लाइक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है ना। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की फैशन पे ये वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उस टाइम भी ये बात की थी कि इस केस में इसका सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, अननोन है। इट इज़ एक्टिवेटेड It is the activator receptor that is responsible for the cellular effects of insulin. Within seconds after insulin binds to its membrane receptor, the membranes of about 80% of the body tissues increase their uptake of glucose by means of special glucose transporters, स्पेशली स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ग्लट4 या क्लास ग्लट4 जो ट्रांसपोर्टर्स है ग्लूकोज के, उसका मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कहाँ पे होते हैं, मसल्स में होते हैं, पार्टिकुलरली स्केलेटल मसल्स में, और एडिपोज टिश्यूज़ में होते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्लट4 जो ट्रांसपोर्टर है ये क्या, ये इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज के। तो इस वजह से यहाँ पे ये बात की गई है स्पेशली स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यूज़। ग्लट4 इज द इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फॉर स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़। तो ये उसकी बात हो गई है। ग्लट4 आप लोग शायद अब समझ गए होंगे। इंसुलिन रिसेप्टर्स, यहाँ पे ये उसका पाथवे दिखाया गया है कि किस तरह ये पाथवे किस तरह इंसुलिन के रिसेप्टर किस तरह वर्क करते हैं और उसका ग्लट्स के साथ क्या लिंक है। देखिए ना, स्टेप 1 में क्या हो जाता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर स्टोर्ड विद इन सेल इन द मेम्ब्रेन वेसिकल। ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स है वेसिकल के फॉर्म में। ये सेल का साइटोसोल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल सरफेस रिसेप्टर है, ये इंसुलिन का सेल सरफेस रिसेप्टर है। अब यहाँ पे क्या है, रूटीन में जब हम कार्बोहाइड्रेट डाइट, जब ब्लड में ग्लूकोज का एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है तो उस दौरान ये क्या, ये ट्रांसपोर्टर इंटरनलाइज होते हैं। इसको हम अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन कहते हैं। ये सेल के साइटोप्लाज्म में इस तरह वेसिकल के फॉर्म में पड़े होते हैं। जैसा ही when insulin interacts with its receptor, vesicle move to surface and fuse with the plasma membrane। जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले लेते, जैसे ही लेते हैं और वो मोनोसैकेराइड होके एब्जॉर्ब कर जाते हैं ब्लड में, कैपिलरीज तक हम आ चुके हैं, ब्लड में जैसे वो आ जाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में क्या, ये इंसुलिन आके सिक्रीट हो जाता है, ठीक है ना। पेनक्रियाज क्या कर देता है, इंसुलिन सिक्रीशन शुरू कर देता है इन रिस्पॉन्स टू कार्बोहाइड्रेट्स इन द ब्लड। अब वो इंसुलिन आके इस सेल सरफेस रिसेप्टर के ऊपर क्या अटैच करेगा, और ये सेल सरफेस रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, पार्टिकुलरली मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में और देन एडिपोज टिश्यूज में। जैसे ही इंसुलिन अटैच करेगा तो इस अटैचमेंट के रिजल्ट में अब वो कैस्केड ऑफ इंट्रासेलुलर रिएक्शन क्या इनिशिएट हो जाएगा, और वो कैस्केड क्या है, दीज वेसिकल मूव टू सेल सरफेस। ये वेसिकल, अब इन वेसिकल्स के ऊपर क्या है, ग्लट्स लगे हैं। दीज वेसिकल कंटेनिंग दीज ग्लट ट्रांसपोर्टर दे मूव टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द सेल, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे जब आ जाते हैं तो ये एक्सपोज हो जाते हैं टूवर्ड द एक्सटीरियर। अब जब ये एक्सपोज हो जाते हैं, सेल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तो सेल यहाँ पे इस एरिया में चूंकि ऑलरेडी ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई है, कैपिलरीज में कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में ये ग्लूकोज आ चुका है, तो वहाँ से अब क्या इंडिविजुअल ग्लूकोज इन ग्लड्स के ऊपर क्या अटैच कर जाएंगे। ये अब यहाँ पे अटैचमेंट हो गई। जैसे अटैचमेंट हो गई और ये सेचुरेट हो जाते हैं, उसके बाद व्हेन द इंसुलिन लेवल्स ड्रॉप्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एंडोसाइटोसिस फॉर्मिंग स्मॉल वेसिकल अगेन, ठीक है ना। ये ग्लूकोज आ गया, 3 रिसेप्टर है, इसने 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो गया, और अब जैसे इसकी अटैचमेंट हो गई, ये अटैचमेंट के रिजल्ट में इस ट्रांसपोर्टर में कन्फर्मेशन चेंज आ जाती है, और कन्फर्मेशन चेंज के रिजल्ट में ये ट्रांसपोर्टर क्या ओपन हो जाता है। जैसे ओपन हो जाता है तो ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है,
ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये OSGLT1 की अब्बा। तो ये अब सेल के अंदर आ गई। जैसे ही ये ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया तो यहाँ पे इस वाले एरिया में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या कम हो गया। जैसे ही ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसके रिस्पांस में इंसुलिन भी दोबारा डिसअपेयर हो जाएगा, इंसुलिन का कंसंट्रेशन भी ड्रॉप कर जाएगा। इंसुलिन का कंसंट्रेशन ड्रॉप होगा तो ये अगेन वेसिकल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है ना, वेसिकल फॉर्मेशन। और फिर ये ग्लट वेसिकल बन के इन ग्लट्स का यहाँ पे साइटोसोल में आ जाते हैं और साइटोसोल में पड़े रहते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये था कि किस तरह ये इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज सेल के साइटोसोल के अंदर आ जाते हैं और ये किस तरह ग्लट रिसेप्टर एक्ट करते हैं और ये फिर इंसुलिन के साथ लिंक किस तरह है। तो यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।